अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास का बायो का, और इसका नाम है सेल एंड टिश्यूज़। हमने देखना है आज इसमें कि सेल एंड टिश्यूज़ क्या चीज़ें हैं। सेल में आपने इस चैप्टर में आप देखेंगे कि सेल के बारे में आपने पढ़ना है। इसके दो पोर्शन हैं, एक है सेल के बारे में, दूसरा है टिश्यूज़ के बारे में। और सेल के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल क्या चीज़ होती है, सेल किसने डिस्कवर किया, सेल होता कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल कैसा होता है, एनिमल सेल कैसा होता है, और उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। और देन हम स्टडी करेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या चीज़ है। सेल हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि सेल जो है, अगर एक पॉइंट है कि हम ये बात सुनते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है। कि बेसिक यूनिट जो है लाइफ का वो सेल है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब किस चीज़ से बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए। अगर ये हम पॉइंट्स लिखें तो हम ये कहते हैं कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम कहते हैं कि ये सेल है। फिर हम कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब ये दो बातें हमने कह दी कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, और दूसरा हम कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब सेल से मिलके बने हैं। अब ये अगर हम सेल को देखें, हम बार बार इस पॉइंट को ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सेल क्या चीज़ है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेल क्या चीज़ है। तो सेल हम कहते हैं कि वेरी स्मॉल थिंग है, एक मान्यूट थिंग है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम कहते हैं कि ये बहुत ही स्मॉल थिंग है, बहुत ही स्मॉल चीज़ है सेल। अब इस सेल को देखने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम नाम देते हैं, ये क्या चीज़ है, माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स जब भी किसी सेल को देखना हो तो हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। अब माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम लेंस यूज़ करते हैं, और उस जो स्मॉल थिंग्स हैं, जो मान्यूट थिंग्स हैं, जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, उनको हम कहाँ पे यूज़ देखते हैं, हम माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। अब ये माइक्रोस्कोप कहाँ से आई, हमें किसने बताया कि माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर सकते हैं सेल को देखने के लिए। तो एक बंदा था जिसका नाम था जेनसन था एक। इस बंदे ने सबसे पहले 1959 में एक माइक्रोस्कोप बनाई। इसने माइक्रोस्कोप कैसे बनाई, इसने एक ट्यूब ली, ठीक है, ट्यूब मतलब कोई भी एक ट्यूब। अगर हम कहते हैं कि अगर हम फर्ज करें, ये हम कहते हैं कि ये इसने एक ट्यूब ली, इस ट्यूब की वजह से उसने सेल देखा। सेल उसने कैसे देखा कि उसने किया कि ट्यूब के ऊपर उसने एक छोटा सा लेंस लगाया, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि ये ट्यूब थी, इसको हम क्या देते हैं, यहाँ पे इसने लेंस लगाया। इस ट्यूब की वजह से उसने क्या किया, लेंस लगा के उसने चीज़ों को देखा। अब स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें, एक बंदा था जेनसन जिसने 1959 में एक ट्यूब ली, ट्यूब के ऊपर उसने लेंस लगाया कि उसने देखा कि अगर इस ट्यूब के ऊपर लेंस लगाऊं तो फिर मुझे चीज़ें कैसी नज़र आएंगी। अब उसने किया कि इस लेंस को लगा के जब देखा तो उसको चीज़ें ज़्यादा मैग्नीफाइड हुई हुई नज़र आई। यहाँ पे एक वर्ड है मैग्नीफाइड। यहाँ पे जब उसने ट्यूब के ऊपर लेंस लगाया और उसने देखा कि चीज़ें उसको मैग्नीफाइड हुई हुई नज़र आई। मैग्नीफाइड का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, अगर उसने, आप ट्यूब की बात कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर की लेंस की वजह से उसने जब चीज़ें देखी तो उसको चीज़ें, अगर एक हम फर्ज करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट था जिसको उसने उस ट्यूब की वजह से देखा। अगर हम कहते हैं कि ये उसने ट्यूब ली, यहाँ पर उसने लेंस लगाया, अब वो यहाँ से देख रहा है तो उसको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से नज़र आएगा, मैग्नीफाइड हुआ, उसका साइज़ उसको बड़ा नज़र आएगा। समझ आ गई बात की कि यहाँ पे उसने क्या किया कि जेनसन ने
ट्यूब ली, ट्यूब के ऊपर उसने लेंस लगाया, लेंस लगा के जब उसने छोटी सी चीज़ को लेंस की वजह से देखा, वो चीज़ जो छोटी सी थी वो लेंस की वजह से उसका साइज़ बड़ा हुआ, वो चीज़ उसको बड़ी नज़र आने लगी। अब जब चीज़ का साइज़ बड़ा हो जाए, लार्ज साइज़ में हमें नज़र आना शुरू हो जाए, तो इसको आप कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये मैग्नीफाइड चीज़ है। अब कितनी मैग्नीफिकेशन होगी, जब उसने ये लेंस लगाया तो लेंस की वजह से इस सेल का या जो इसने ये ऑब्जेक्ट लिया था इसका साइज़ 3 से 9 टाइम्स लार्जर उसको वो चीज़ नज़र आना शुरू होगी लेंस की वजह से। अब क्या हुआ, उसने यूज़ किया कि यही बात जब हम माइक्रोस्कोप में कहते हैं, तो माइक्रोस्कोप में भी हम एक लेंस लगाते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लेंस लगाते हैं, लेंस की वजह से मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे आपको बताया कि इमेज का साइज़ जो है ये ऑब्जेक्ट का, ये आपको बड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में जब हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं, वो यूज़ माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट की समझ आ गई सब लोगों को कि यहाँ पर हमने मैग्नीफाइड का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है, कि यहाँ पर जब हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लेंस यूज़ करते हैं, उस लेंस की वजह से जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। माइक्रोस्कोप को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हम कहते हैं, जैसे अभी हमने बोला कि एक चीज़ आ जाती है मैग्नीफिकेशन, एक चीज़ क्या आ जाती है, एक चीज़ है मैग्नीफिकेशन, दूसरी चीज़ हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ये दो चीज़ें हम देखते हैं जब हम माइक्रोस्कोप की वजह से कोई सेल देख रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले दो चीज़ों को देखते हैं। एक चीज़ है मैग्नीफिकेशन, दूसरी है रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन हमने पीछे पढ़ लिया कि मैग्नीफिकेशन क्या है, कि जब ऑब्जेक्ट ऐसा लेंस हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो हमें बड़ा नज़र आता है, तो इसको हम कहते हैं ये है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। अब अगली बात हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ऑब्जेक्ट का साइज़ जब हमें नज़र आता है तो उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपको इमेज क्लियर नहीं नज़र आए, कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से नज़र आए, वो आपको क्लियर नज़र आ रही है। जब वो चीज़ हमें क्लियर नज़र आती है तो इसको हम कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये है रिजॉल्विंग पावर। कि माइक्रोस्कोप में हम रिजॉल्विंग पावर के लिए जो लेंस यूज़ करते हैं उसको क्यों यूज़ करते हैं, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज आ रही है वो क्लियर इमेज आए। एक चीज़ है आपके पास मैग्नीफिकेशन, दूसरी है आपके पास रिजॉल्विंग पावर। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें माइक्रोस्कोप कितनी तरह की होती है, माइक्रोस्कोप कौन कौन सी होती हैं। आपको समझ आ गई कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट किसने दिया था, माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट जेनसन ने दिया था 1959 में, जब उसने ट्यूब के साथ लेंस लगा के ऑब्जेक्ट्स इमेजेस देखी थी चीज़ों की। अब अगली चीज़ है कि माइक्रोस्कोप की टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह का माइक्रोस्कोप होता है। एक हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा हम कहते हैं, एक है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम दो तरह के लेंस यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंस यूज़ होते हैं। एक लेंस वही बात कि हम यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, मैग्नीफिकेशन के लिए, और दूसरी चीज़, दूसरा लेंस हम यूज़ करते हैं रिजॉल्विंग पावर के लिए। तो यहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर समझ में आ गई होगी कि हम ये लेंस लाइट माइक्रोस्कोप में क्यों यूज़ करते हैं। कि एक चीज़ हमें इमेज का साइज़ बड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है और दूसरा हमें इमेज क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे दो लेंस यूज़ करते हैं। आगे है आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दो तरह से होती है। एक है, इसकी भी आगे से दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। एक को आप कहते हैं TEM और दूसरी को आप कहते हैं SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो आपके पास TEM है, अगर इसको हम देखें इसका फंक्शन क्या है, तो ये हम कहते हैं कि किसी भी सेल का या किसी भी चीज़ का जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर
स्टडी करना होता है तब हम कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, TEM। उसके बाद जब हमने कोई चीज़ सरफेस किसी सेल का देखना हो तो हम क्या करते हैं, SEM यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि किसी भी चीज़ की जब हमने सरफेस को स्टडी करना है तो उस वक्त कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, SEM। यहाँ पे आपने टाइप्स देखी, माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक को आप कहते हैं TEM और दूसरी को आप कहते हैं SEM। यहाँ तक हो गया माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन। अब हम कहते हैं कि अगली चीज़ है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल को कैसे डिस्कवर किया गया, कब डिस्कवर किया गया और किसने डिस्कवर किया। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि सबसे पहले एक बंदा था रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहले यूज़ की थी लाइट माइक्रोस्कोप। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये पॉइंट्स लिख लें इस तरह से कि सबसे पहले 1665 में एक बंदा था रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहले क्या किया था, यूज्ड लाइट माइक्रोस्कोप। एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया था। इसने लाइट माइक्रोस्कोप को क्यों यूज़ किया था कि इसने कॉर्क सेल लिए, प्लांट का एक सेल लिया, मतलब प्लांट का एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसको कॉर्क का उसने नाम दिया। उसके बाद उसने उसको लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। उसने देखा कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे थे, छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे थे, जिसको उसने नाम दिया सेलोलाई। नेक्स्ट अगली चीज़ है हमारे पास कि हम कहते हैं कि अगला बंदा था 1673 में एक बंदा था लेवन हुक। उसने क्या किया, उसने माइक्रोस्कोप बनाई सबसे पहले। यहाँ पे हम कहते हैं लेवन हुक था जिसने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम कहते हैं कि इसने सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों बनाई थी। इसने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई और वहाँ पे उसने क्या किया कि ऑब्ज़र्व किया स्मॉल सेल को, किस में, इन द पॉन्ड वाटर, और उसको उसने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। 1673 में लेवन हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके पॉन्ड वाटर लिया। वहाँ पे उसने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखा था जिसको उसने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स का। अब अगली चीज़ है कि 1673 के बाद एक और बंदा आया जिसने अपना काम किया कि 1809 में लेमार्क एक बंदा था जिसने क्या किया कि उसने प्लांट और एनिमल्स के थोड़े थोड़े पार्ट्स लिए, उनको स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर। कि नेक्स्ट हम पॉइंट लिखते हैं कि 1809 में एक बंदा था लेमार्क, जिसने क्या किया था कि एनिमल और प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था। अगली चीज़ है आपके पास 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि डिस्कवर किया, ये ग्रेट डिस्कवरी थी इसकी। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस होता है। उसके बाद 1838 में एक और बंदा था श्लीडन, जिसने कहा था कि जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो सब के सब सेल से मिल के बने होते हैं। 1838 में एक बंदा था श्लीडन, जिसने कहा था कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब के सब प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब आगे हम देखते हैं कि 1839 में, मतलब उसके एक साल बाद ही 1839 में शिवान एक बंदा था
जिसने क्या कहा, उसने यही बात एनिमल्स के लिए की कि एनिमल्स के जितने भी सेल्स होते हैं, एनिमल जितने भी होते हैं, एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1855 में, ये हिस्ट्री है स्टूडेंट्स सेल की, कि सेल को कैसे डिस्कवर किया गया, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को, और कैसे हमें बताया गया 1839 में। और उसके बाद 1855 में एक बंदा था रॉडोल्फ विर्च्यू। 1855 में रॉडोल्फ विर्च्यू ने क्या कहा था, 1855 में रॉडोल्फ विर्च्यू ने ये कहा था कि जितने भी सेल्स होते हैं, नए सेल्स कहाँ से आते हैं, न्यू सेल्स कम फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो सब के सब कैसे बनते हैं, कि पुराने सेल्स जितने होंगे उनकी डिवीजन की वजह से ही नए सेल्स बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये रॉडोल्फ विर्च्यू का कॉन्सेप्ट था, और उसने 1855 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 1862 में पास्चर ने अपना कंसेप्ट दिया था। उसने प्रूव किया था कि जितने भी सेल्स हैं, पास्चर ने क्या किया तो कहा था कि जितने भी सेल्स हैं, सेल्स एनिमल्स आर, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, या ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये इनके पॉइंट्स थे। अब स्टूडेंट्स इसकी वजह से, ये जो आपने पॉइंट्स देखिए, इनकी वजह से लास्ट पे हमारे पास एक थ्योरी बन गई, जिसको उसने नाम दिया किस चीज़ का, कि यहाँ तक अगर हम देख लें तो इसके वजह से हमारे पास एक थ्योरी बनी थी जिसको नाम दिया गया था सेल थ्योरी का। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड पेपर्स में आता है, स्टेट सेल थ्योरी। तो अगर हम कहें कि इन पॉइंट्स की वजह से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी फार्मूलेट की थी, उसके कुछ पॉइंट्स थे, उसके 3 पॉइंट्स हैं बेसिक, कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट सेल थ्योरी, तो आपने सेल थ्योरी को डिफ़ाइन करना है इस तरह से कि आप कहते हैं कि सेल थ्योरी के पॉइंट्स ये हैं, मतलब आप तीनों पॉइंट्स सेल थ्योरी के देते हैं, उसमें लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life। एक पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं न्यू सेल्स come only from pre-existing cells। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट हम इसमें ये लिखते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स ये इसके 3 पॉइंट्स हैं, ये आप लोग नोट करें कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल थ्योरी का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स में आता है कि सेल थ्योरी क्या चीज़ है। स्टेट सेल थ्योरी ये क्वेश्चन आता है, आपने इसके 3 पॉइंट से लिखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये 3 पॉइंट्स आपने मस्ट इसमें लिखने हैं। स्टूडेंट्स आज आपने पढ़ा है कि इसमें हिस्ट्री क्या है सेल की, उसके बाद आपने साइंटिस्ट का वर्क देखा, और लास्ट पे आपने देखा है सेल थ्योरी क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी होती हैं, ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।